नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया और संदेश चैनल की साझा पहल। हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर जोशी जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। हम दोनों की ओर से आप सभी दर्शकों का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। झारखंड और महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और देश के अलग अलग हिस्सों में बाई इलेक्शंस का भी। और आखिरी दिन के बाद जो हालात दिख रहे हैं वो हालात ये कह रहे हैं कि झारखंड हो या महाराष्ट्र, इन दोनों जगहों पर इंडिया गठबंधन आगे है। और मैं थोड़ा करेक्शन भी कर लूंगा हेडलाइन को। और मैदान छोड़कर गुजराती भागे हैं, ये बात जोर शोर से कही जा रही है, आवाज गूंज रही है। तो हम ये देखें कि ये जो पूरा वाकया है, पूरा चुनाव है, चुनाव प्रचार है, इस दौरान ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को चुनाव प्रचार छोड़कर अलग अलग कारणों से मैदान से बाहर होना पड़ा। एक विदेश यात्रा और दूसरे मणिपुर के कारण चुनाव मैदान से बाहर हुए, ऐसा बताया जा रहा है। कथित रूप से मणिपुर के कारण। थोड़ा करेक्ट मैं कर उस पर लीजिए। आ ही रहा हूँ सर। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी जरूरी है, हाँ। बताया तो यही जा रहा है। और मैदान छोड़कर दो गुजराती भागे, तीसरा तो अदृश्य रहता ही है। जी, माफी चाहूंगा। जी जी। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए मणिपुर छोड़कर अमित शाह इतने दिनों तक चुनाव मैदान में थे और जब चुनाव की आखिरी घड़ी आई, निर्णायक क्षण आया, तो मणिपुर की याद आ गई। आप कह सकते हैं कि तात्कालिक कुछ घटनाएं घटी, लेकिन तात्कालिक घटनाएं रोज घट रही हैं। मणिपुर में जो ताजा हिंसा का दौर है, ये केंद्र सरकार ने थोपा है। जो एएफएसपीए कुछ जिलों में सिलेक्टिव तरीके से लगाया, कुकियों को परेशान करने की कोशिश की, तो इसका रिटेलिएशन हुआ और फिर हालात बिगड़े। अब हालात ये हैं कि खुद उनके सहयोगी एनपीपी, जो मेघालय में भी इनके सहयोगी हैं, आपको याद होगा कॉनराड संगमा, जो पीए संगमा के बेटे हैं स्वर्गीय, उनके बेटे, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार को खतरा है। इसीलिए सरकार है सर, सरकार को खतरा नहीं है, ये बात तो अलग है। सरकार मणिपुर में है कहाँ? मुख्य सर सवाल तो ये मुख्यमंत्री है। है ना, सरकार ही नहीं है तो हम आलोचना किसकी करें? मुख्यमंत्री तो है, अमित शाह है, डबल मुख्यमंत्री इंजन है, की सरकार सरकार है। नहीं है। अब डबल इंजन की सरकार प्रभावी नहीं है, ये एक अलग प्रश्न है। जी, तो जी। मगर जो बात है, सरकार खतरे में है कैसे, मैं जस्ट क्षण भर में बता करके आगे आता हूं कि 7 सदस्य एनपीपी के समर्थन वापस ले चुके, दो एक और पार्टी उनके गठबंधन में थे, वो पहले वापस ले चुके। इसके बाद कम से कम 10 नागा विधायकों ने चिट्ठी लिख करके केंद्र सरकार से मांग की कि एफएसपीए हटाइए। और उनमें से 7 नगा विधायक तो बीजेपी के हैं। तो 7 नगा विधायक, अगर नगा और नगा नहीं, कुकी, क्षमा कीजिए, कुकी विधायक, तो कुकी विधायक अगर अगेंस्ट हो गए बीजेपी के भीतर भी, तो 7 और विधायक कम हो जाते हैं, 7 का समर्थन वापस हो जाता है। और इसके अलावा ये मत भूलिए कि सिर्फ कुकी और मैतेई नहीं, लोकसभा चुनाव में मैतेई लोगों ने भी जमकर वोट किया और इंडिया गठबंधन को जिताया था। तो सरकार के भीतर पूरा जो बहुमत का आंकड़ा है वो खतरे में है। ऐसे मणिपुर खतरे में रहता
तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मणिपुर में सरकार खतरे में आ गई तो तुरंत चुनाव मैदान छोड़कर भागे। एक तो ये वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, इन जगहों पर ये बात घर कर गई सबके मन में कि गौतम अडानी के माध्यम से ये सरकार खरीद रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं और सरकार बना रहे हैं और चुनाव में भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ एक जबरदस्त लामबंदी है। और भी चर्चा करेंगे, सारी बातें मैं ही बोलूं तो हरिशंकर जोशी जी क्या बोलेंगे? हालांकि उनके पास बोलने की कोई कमी है नहीं, मैं जितना भी बोल दूं वो उसमें बिटवीन द लाइंस जो होता है। लेकिन मैं वक्ता से ज्यादा अच्छा श्रोता हूं, तो मुझे आपकी कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। जब आप बोलते हैं तो मुझे लगता है कि परमानंद की स्थिति में हूं। तो सर प्रेम जी, देखिए, महाराष्ट्र की जहां तक बात है, एक बहुत सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो 2-3 बातों के बीच में विभक्त हो गया है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। नंबर 1, वहां पर महाराष्ट्र बनाम गुजराती मराठी बनाम गुजराती, ये लड़ाई हो गई है और सब लोग समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र को हड़पने की तैयारी है, महाराष्ट्र के उद्योग धंधे गुजरात ले जाने की तैयारी है, ऐसी लोगों की धारणा बन गई है वहां पर। और ये धारणा जो है, बहुतायत में जो धारणा बनी है, उसको देखते हुए वहां चुनाव की दशा दिशा जो है वो महायुति के बिल्कुल खिलाफ हो गई है। धारावी का मुद्दा हो, वो हर घर में पहुंच गया है। इसके अलावा और बहुत सारे मतलब स्थानीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई है, उसने बीजेपी को और महायुति को वहां से खदेड़ दिया है। इसके अलावा महायुति में जूतम पैजा खुद बहुत चल रही है। झारखंड में देखें तो झारखंड में बिल्कुल अलग धरातल है। वहां आदिवासी, वनवासी, मूलवासी बनाम बाहरियों में वो किसको गिन रहे हैं? बाहरियों में गिन रहे हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा को। वो वहां पर बाहरियों में गिने जा रहे हैं कौन? वहां पर अमित शाह गिने जा रहे हैं बाहरियों में। और बहुत सारी जो फौज गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश से चौहान साहब हों या दूसरे लोग हों, वो गिने जा रहे हैं। तो वहां जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। उस लड़ाई में एक शेरनी नजर आती है दहाड़ते हुए, उसका नाम है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जब मैया योजना के बारे में बताती है और कल्पना सोरेन जब वहां पर दहाड़ती है और जो उनका वाक्पटुता है, शैली है और जो भीड़ उमड़ रही है, उसने साफ कर दिया है कि दूसरे चरण में भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड होने जा रही है। जी प्रेम जी। जी, आपने कल्पना सोरेन की चर्चा की। झारखंड से ही बात को आगे बढ़ाते हैं कि झारखंड में जो पहले चरण का चुनाव हुआ, मतदान हुए 43 सीटों पर और दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। कल्पना सोरेन के चुनाव कैंपेन के कारण उसका इम्पैक्ट इस रूप में पड़ा कि पहले चरण में 43 में 37 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किए और ये मतदान करीब 4.5%, 4.8% का मतदान जो है महिलाओं ने ज्यादा किया है। ये वोटिंग बहुत निर्णायक है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो लड़ाई है उसमें महिलाओं की वोटिंग एक निर्णायक फैक्टर के रूप में सामने आ रही है। अगर महिलाएं निर्णायक हैं तो कल्पना सोरेन ने चुनाव बदल दिया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, कल्पना सोरेन ने चुनाव पूरी तरह से वहां बदल दिया है। कल्पना सोरेन का जो वहां लोगों के साथ में सीधा संवाद है, खासतौर से महिलाओं के बीच में जो लोकप्रियता है, आप ये कहिए कल्पना सोरेन ने नहीं बल्कि झारखंड की महिलाओं ने बीजेपी को दुत्कार दिया है। वो बीजेपी को उन्होंने अलग थलग कर दिया है।
महिलाएं जो हैं, कल्पना सोरेन उन महिलाओं की नेत्री हैं। कल्पना सोरेन महिलाओं की सर्वमान्य नेता हैं झारखंड में, और महिलाओं ने निश्चित तौर पर नकार दिया है एनडीए को, और ये एनडीए वहां पर अब पीठ दिखाकर निकल गया है। जी जी जी। चुलबुल पांडे जी ने लिखा है कि भागे नहीं है, ये पूरा मामला सेट करके निश्चिंत होकर गए हैं। याद करो, हरियाणा में भी ऐसे ही गए थे, और फिर क्या हुआ, आप फिर हुआ क्या आप सबने देखा। बस मैं सर इस पर एक लाइन जोड़कर आता हूं आपके पास इसी विषय पर। वो ये कि प्रश्न ये है कि गुजराती के तौर पर जो महाराष्ट्र में मुद्दा बना है कि गुजरात में पूरा महाराष्ट्र की परियोजना जा रही है, गुजराती 3 गुजराती मिलकर महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। ये मुद्दा हरियाणा में नहीं था, और ये मुद्दा झारखंड में जो है कि यहाँ की जल जंगल जमीन को अडानी के माध्यम से बीजेपी लूटना चाहती है, मुख्यमंत्री आदिवासी को हटाना चाहती है। ये मुद्दा भी हरियाणा में नहीं था। इस तरह से हम देखें, उधर जरूर ईवीएम, चुनाव आयोग, बीजेपी सबने मिलकर कुछ सेट किया होगा। ये इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि तब वोटिंग के बाद में वोट परसेंटेज बहुत बहुत बढ़ गए थे, 10-10% तक। बताइए उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या फर्क है। झारखंड में भी चुनाव हुआ, बस उसी दिन 65% हुआ, शाम 5 बजे 65% था, रात में 1% और बढ़ा। इसके अलावा तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि पहले जो हुआ था, जो शक शुबा हम लोग उठा रहे थे, वो जायज था, वो सही था। कैसे बढ़ेंगे 10-10% वोट, ये चिंता जायज थी, और इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से हरियाणा से एक डिफरेंट परिस्थिति है। गुजरातियों की, जो कथित गुजराती हैं, जो 3 गुजराती हैं जिसने बेड़ा गर्क कर रखा है पॉलिटिशियंस का और झारखंड और महाराष्ट्र का, वो भागे हैं। जी देखिए, चुलबुल पांडे जी का चिंता जायज है, लेकिन चुलबुल पांडे जी ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र और झारखंड में स्थितियां, एक तो प्रेम जी ने आपको बताई कि कितनी विपरीत है, दूसरा ईवीएम की सेटिंग की एक सीमा हो सकती है। जैसे कि 20 से 25 सीटों में हरियाणा में उन्होंने टारगेट किया, और वहां पर पूरे परिणाम को बदल दिया गया। ऐसा अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है, पूरा मामला है, उसके तथ्य उन्होंने दिए हैं, बैटरियों की रिचार्ज है, लेकिन कोर्ट में वो मामला कब सेटल होगा नहीं होगा, कौन सा मॉडल से कोर्ट फैसला करेगा, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रेम जी भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। इसके साथ ही जो 10 से 20%, 10% तक का मैक्सिमम काम हो सकता है, वैसे तो अधिकतम 5% कहा जाता है, लेकिन मैं बढ़ा देता हूं कि पहले 2% होता था, फिर 5% हुआ, अब वो 10% भी हो सकता है। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में जो आंधी और जो सुनामी नजर आ रही है, वो इससे ऊपर है। इसके अलावा एक तथ्य प्रेम जी और है, वहां आसानी से जाट बनाम नॉन जाट का चुनाव बीजेपी ने आखिरी दम तक अपना नैरेटिव सेट करके किया, उसमें उन्हें काफी सफलता मिली, हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन झारखंड में ये ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं। महाराष्ट्र में इन्होंने कोशिश की, जरांगे को लाने की कोशिश की, जरांगे पर्दे के पीछे से किसका खेल खेल रहे थे ये आपने देखा, और जरांगे को लगा कि वो उनकी शक्ति ही छीन हो जाएगी, उनके ब्रह्मास्त्र छीन जाएंगे, तो वो चुनाव मैदान से पीछे हट गए। अगर जरांगे चुनाव मैदान में पीछे हटते तो इनका पॉलिटिक्स वही है कि एक के सामने 10-10 निर्दलीय खड़े कर दो, वो 500-500 वोट भी काटेंगे तो 5000 हो जाएंगे। अगर 5 निर्दलीय होंगे तो 1000 वोट काटेगा तो 5000 हो जाएंगे। ये एक इनकी बहुत चरणबद्ध तरीके से योजनाएं रहती हैं, और ये योजना इनकी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले हो जाती है, जब वोटर लिस्ट
सही होती है। जी सर। जोशी जी, एक सवाल कि ये जो गुजराती भागे हैं चुनाव मैदान छोड़कर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी का मुद्दा जो है उसके बीच, तो इसको क्यों नहीं रणनीति माना जाए कि अगर चुनाव मैदान में वो रहें तो नुकसान होगा, नुकसान से कैसे बचाया जाए एनडीए को, तो मैदान छोड़ना भी तो उनकी जीत के लिए एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है और दिखती है। ऐसा भी नहीं कि नहीं, मैदान क्यों छोड़ेंगे अगर उनको पता भी है कि हमारी वजह से हमारा मुंह देखना नहीं चाह रही पब्लिक, लोग सब हम इतने बदनाम हो गए, कुख्यात हो गए, और अब हम जाएंगे तो गुजराती बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा होगा या फिर गुजरात में झारखंड में आदिवासी को हटाने की साजिश का मुद्दा गर्म होगा, तो ऐसे में हम जाए ही नहीं। इतनी समझदारी अगर है तो इसका मतलब वो अपने गठबंधन की ही तो चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ही तो चिंता कर रहे हैं जोशी जी। जी नहीं, पार्टी की चिंता कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की मीटिंग कैंसिल करके वहां अपना मतलब उपस्थिति को रद्द करके अमित शाह जाते हैं मणिपुर का बहाना लेके, तो वो मणिपुर भी नहीं पहुंचते हैं। ऐसा देश का गृह मंत्री इतने शक्तिशाली जो 1 मिनट में दूसरे देशों में जाकर कबूतर मार आता है, वो मणिपुर नहीं गया, मणिपुर से लौट आया, हालत खराब लगे, लेकिन महाराष्ट्र से उसने ये कहा कि साहब वहां की हालत खराब है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां चूंकि उनकी शक्ल दिखाई देती रहेगी तो और पलीता लगता रहेगा, तो वो चले गए। लेकिन योजना कहाँ थी? अगर कोई व्यक्ति किसी का चॉपर खराब होता है, वो नहीं आ पाता, कुछ और परिस्थितियां होती हैं, उसे जाना पड़ता है, तो प्रेम जी वहां पर किसी भी दशा में वो मीटिंग नहीं होती, उसमें इतनी जल्दी चेहरे नहीं बदले जाते। अब यहाँ उन्होंने कहा एक सभा को स्मृति ईरानी, दूसरी को राजनाथ सिंह, या स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह सभा करेंगे। देखिए ये क्या हुआ, मतलब इतनी जल्दी कैसे अरेंजमेंट हो गया? इधर पहले से स्क्रिप्ट तैयार थी कि देखो अब ये हो गया है तो कल हम भागेंगे, आप लोग तैयार रहिए, आप लोग को आना है। उनका चॉपर वॉपर सब बिल्कुल तैयार था, वो भी मेंटली तैयार थे और कहा गया था, और योजनाबद्ध तरीके से वो भाग गए। लेकिन क्या जनता बेवकूफ है? सवाल ये है, क्या जनता बेवकूफ है? जनता सब समझ रही है, सिवाय आज की तारीख में इनके पास एक ही हथियार बचा है, वो है थर्ड एम्पायर का। अब ये थर्ड एम्पायर के भरोसे आ गए हैं। थर्ड एम्पायर के बाद ये 50 खोके सब कुछ होके, यानी जीतो कोई भी, एक 50 खोके सब कुछ होके, और ये 50 इंटू 2 भी कर देंगे, 100 खोके सब कुछ होके। एक प्रश्न और ले रहा हूं, प्रदीप भांबू जी का प्रश्न है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन तो शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे कांग्रेस कमजोर कड़ी नजर आती है। ये प्रश्न है, मैं थोड़ा इसका जवाब देना चाहता हूं। आता हूं आपके पास भी। आज एक तो अपडेट दे दूं खबर के तौर पर कि राहुल गांधी अब से 1 घंटे बाद 10:30 बजे रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से 2:30 बजे का समय है, थोड़ा समय गड़बड़ा रहा है, 2 है कि 2:30 है, वो महाराष्ट्र में मुंबई में चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये अपडेट है। दोनों स्टेट्स में एक दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं, उस दिन जिस दिन चुनाव का आखिरी वोट प्रचार का आखिरी दिन है। और एक मिनट सर, ये सूचना मैं हाथ के हाथ दे देता हूं कि इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम सीधा जो स्ट्रीम है, सीधा प्रसारण जो है वो संदेश और प्रणाम इंडिया और संदेश पर करेंगे। आप हमारे चैनलों पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव देख सकते हैं। जी माफी चाहूंगा। जी तो इसके आगे हम ये कह रहे हैं कि देखिए, झारखंड में इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार कमजोर नहीं रहा। वो झारखंड में कांग्रेस के नेता उस स्तर के नहीं है, चमकदार जो हेवी वेट हो, जिनको रोज चुनाव प्रचार, जो जिनको मीडिया में रोज जगह मिले, ये बात जरूर है। लेकिन आप पता कर लीजिए, हमने तो पूरा
पता करके एक एक सीट का विवरण भी दिया है, चाहे सिमडेगा जो अभी सेकंड दूसरे चरण की सीट है, सिमडेगा हो, पहले खूंटी भी था, बागमारा हो, माने कोयलांचल का क्षेत्र हो, इन सारी जगहों पर कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा है। और ये बात चूंकि बहुत आसान होता है कांग्रेस के बारे में बोलना, मीडिया इतना दिन रात बोलती रहती है कि हम भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार नहीं किया। राहुल गांधी जहां कहीं भी गए, कम से कम दोनों चरणों में देखा जाए तो राहुल गांधी ने कम से कम 20 विधानसभा को कवर किया। तो कांग्रेस अगर 30 सीटों पर लड़ रही है और राहुल गांधी ने 20 को कवर किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कवर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो इस लोकल लीडर्स हैं, इसके अलावा कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने भी योगदान किया है, उन्होंने भी साझा सभाएं की हैं और एक फॉर्म 17C तक का इस बार कांग्रेस ने एक एक बूथ से कलेक्शन कराया है पहले चुनाव के चरण में। तो इस हिसाब से हम देखें, कांग्रेस ने कम से कम झारखंड में तो मैं साफ देख रहा हूं कि बहुत माइन्यूटली और सघनता के साथ और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा है। ये बात अब आप इसमें कुछ महाराष्ट्र से भी ऐड कर सकते हैं और कुछ बातें दोनों जगह की मैं बता रहा हूं। देखिए, कांग्रेस को कमजोर कड़ी करने का नैरेटिव भाजपा की आईटी सेल की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से छोड़ा गया है। दरअसल है क्या कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश भर में अपने लिए कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा मानती है और वो जानती है कि उससे मुकाबला करने की सामर्थ्य किसी और पार्टी में नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं है। वो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र तौर पर हमसे जो लोहा लेते हैं वो कांग्रेस ही लेती है। संसद से सड़क तक कांग्रेस ही लेती है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक अस्तित्व है और उसकी शानदार उपस्थिति है। जीत हार की बात नहीं कर रहा, सीटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और सीटें भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कभी खाली रही हो, हमेशा उसका सूर्य कुछ स्टेट्स में, हिमाचल में, कर्नाटक में आप देखिए अच्छी तरह चमक रहा है और वहां जो वायदे किए थे वो पूरे कर हुए हैं। जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों में दंगे हो रहे हैं, वैमनस्य हो रहा है, सांप्रदायिकता हो रही है और इसका असर झारखंड और महाराष्ट्र में पड़ रहा है। इसका इंडिया गठबंधन है जब तक, तब तक मतलब जो हेमंत सोरेन झारखंड के शेर हैं, वो राहुल गांधी की उपस्थिति मात्र से सवा शेर हो जाते हैं, वो 1.5 शेर हो जाते हैं ये। और एक चीज और है, आदिवासियों में भी बड़े डिवीजन है, ऐसा नहीं है, हमें समझना चाहिए। राहुल गांधी या कांग्रेस का असल भी आदिवासियों के एक बहुत बड़े वर्ग में है। इसके अलावा दलितों में उनका बड़ा वो है और दलितों के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय, वो किसी भी धर्म का हो, उसमें कांग्रेस की बड़ी अस्तित्व है। जी सर। जी जी, देखिए बहुत सारे सवाल भी आते हैं। मैं सवाल को इसलिए लिख रहा हूं कि वास्तव में ये सवाल हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, जो विकास बरदलोई जी लिख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव ने संकेत दिया है कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां अन्य विपक्षी दलों की जीत लगभग असंभव है, भले ही अधिकांश लोग भाजपा का विरोध करें। ये एक वो एंगल है कि अगर सत्ता में है तो सत्ता की मिशनरी का दुरुपयोग किया जाएगा और ऑपोजिशन को आने नहीं दिया जाएगा, ये बातें कह रहे हैं। तो ये एक बात अच्छा भी है हरिशंकर जोशी जी कि इस बार जीत को लेकर के डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, संदेह है। खुद चुनाव लड़ने वाले या चुनाव लड़ने वाली पार्टी भी कह रही कि हमारा पोजीशन तो बहुत अच्छा है, हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हरियाणा जैसा हाल कहीं ना हो जाए, चुनाव आयोग क्या करेगा पता नहीं, ईवीएम का क्या होगा पता नहीं। यानी डाउट्स के साथ में जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक परम विश्वास नहीं है कि हम जीतेंगे ही, लेकिन जनता का साथ है ये बताते हुए ये लगा देते हैं डिस्क्लेमर कि पता नहीं आखिर में क्या होगा। हमारे दर्शक भी वही कह रहे हैं, लेकिन हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं
वो माहौल बात कर रहे हैं, और वो माहौल वो सिम्टम्स, वो पैटर्न इंडिया गठबंधन के जीतने का है। जैसे हमने झारखंड में कहा महिलाओं के वोटों का बढ़ जाना, वो एक माहौल है जिसको बयां किया जा रहा है। जी जानीशंकर जोशी जी, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। देखिए, एक सवाल बहुत उठाया जाता है कि फलना स्टेट में कांग्रेस का प्रदर्शन तो खराब रहा, उसके पास इतनी सीटें थी, उसका स्ट्राइक रेट ये था, और विपक्षी दल का मतलब जो उसके साथ लड़ रहा दल था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अभी एक सवाल प्रदीप भाम्बू जी उठा रहे थे बिहार का, तो आप ये देखिए कि उनके कितने प्रतिशत वोट से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। अकेले लड़ती तो उसकी क्या स्थिति रहती थी, उसने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा तो उसकी क्या स्थिति थी। आप अब देखिए क्या क्या स्थिति है। कांग्रेस ने निश्चित तौर पर बलिदान किए हैं, और बलिदान क्या, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी शक्ति है जो देश के लिए खतरा है, उससे पहले निपटना है, हमारा आपस का वो जो चुनावी राजनीति है उसको हमने दूर करना है। तो अब देखिए राहुल गांधी ने पूरी की पूरी 9 सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, बोले लड़ लीजिए आप। बात ये नहीं है, बात ये है कि दलित वोट कभी भी समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं जाता था, वो लोकसभा में गया। आप कंटिन्यू करिए सर। जी जी, देखिए एक और सवाल आता है जो इसको भी बात करना जरूरी है। प्रदीप भाम्बू जी ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस कमजोर साबित हुई थी, तेजस्वी ने अच्छी सीट जीती थी, यही जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आ गई है। एक बात यह है प्रदीप भाम्बू जी कि बिहार में ये बात जो कही जाती कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी, कम सीटें चुनाव जीती, ये भ्रामक तथ्य है। भ्रामक तथ्य इस आलोक में है कि इसी गठबंधन में सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा, 80% के करीब स्ट्राइक रेट था, लेकिन आरजेडी स्वयं अपनी सीट बढ़ा नहीं सकी पिछले चुनाव के मुकाबले, इसकी चर्चा नहीं होती है। जो गठबंधन का जो लीडरशिप वाली पार्टी होती है, वो अगर अपनी सीट बढ़ा नहीं सके तो वो किस मुंह से किसी दूसरे अपने सहयोगी गठबंधन घटक दल को बोले कि आपके वजह से हम हार गए। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को हमेशा नीचे दिखलाने की कोशिश करती है और फूट भी डालने की कोशिश करती है गठबंधन में, इसलिए ये बात कही जाती कि कांग्रेस के कारण हार गई, कांग्रेस और सीट ज्यादा लाती तो महागठबंधन बिहार में सत्ता में आ जाता। लेकिन सच तो यह है कि आरजेडी की सीटें नहीं बढ़ी। सच तो यह भी है कि नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ थे, उनकी सीटें कहां से कहां चली गई। कांग्रेस के कारण सीट गठबंधन सरकार में नहीं आई, ये बात जो है मिथ्या है, भ्रामक है, और ये बात मीडिया के माध्यम से सबके दिमाग में बिठा दी गई है। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि कांग्रेस जब गठबंधन में होती है तो सीटें लेने के मामले में गठबंधन हावी हो जाता है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि लालू प्रसाद जी अड़ गए थे कि इनको नहीं देना है। इसी तरीके से औरंगाबाद जैसी सीटें जहां पर कि कांग्रेस हमेशा लड़ती रही थी और वहां पर भी वो सीटें भी नहीं दी गई। विधानसभा क्षेत्रों में वो शहर की वो सीटें जो हमेशा बीजेपी जीतती है, वो सीटें कांग्रेस को दे दी जाती है लड़ने के लिए। तो इस कारण से भी वो संख्या, वो कांग्रेस ना लड़े, जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार बाई इलेक्शन है, कांग्रेस को सीटें मिल भी जाती तो क्या फर्क पड़ता, परिणाम आने नहीं थे, तो उससे अच्छा है कि कांग्रेस ना लड़े। तो वैसी सीटें जो एकदम से मालूम है कि किसी का गढ़ है, वो सीटें कांग्रेस को दे के गठबंधन में घटक दल ये बताते हैं कि आपको हमने ज्यादा सीटें दे दी। ये एक सच्चाई है जिस पर कि ध्यान देने की जरूरत है। मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन भ्रामक तथ्य को
काटने की कोशिश कर रहा हूं, यहां तक की बात। हालांकि थोड़ा विषयांतर हो गया, आज हम झारखंड और महाराष्ट्र पर बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की राजनीति, ये सारे सवाल भी सामने आते हैं, तो उस पर हमें बात करना होता है और बातें बतानी भी पड़ती है। तो अब हम एक बात ये और कहना चाहते हैं, अब जोशी जी के पास हम आएंगे सवाल लेकर के। देखिए, महाराष्ट्र में जो मुद्दे उठे हैं, आखिरी चरण में जिन इलाकों में चुनावी सभाएं अमित शाह ने रद्द की हैं, वो इलाका कौन सा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये इलाका विदर्भ का इलाका है। यहां कपास किसान नाराज हैं, यहां प्याज के उत्पादक भी नाराज हैं, यहां सोयाबीन के उत्पादक भी नाराज हैं और बहुत गुस्सा है किसानों में। आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है पूरे महाराष्ट्र को लेकर के, और उस खबर में ये बात बताई गई है कि आम आदमी बदलाव चाह रहा है, महंगाई को लेके वोट करना चाहता है, किसानों में गुस्सा है, किसान नाराज हैं, वो भी वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये है कि विभिन्न पार्टियां, चूंकि पार्टियों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है। तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार कितना बढ़िया है, ये एक निर्णायक फैक्टर हो गया है। किसी पार्टी की किसी इलाके में खूब हवा चल रही है, लेकिन अगर आपने उम्मीदवार खराब दिया है तो आपकी हार हो सकती है। जनता उम्मीदवार को देख करके वोट करने जा रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आज की है। जी हरिशंकर जोशी जी। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि ये जो भ्रामक प्रचार है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कराती है, गोदी मीडिया के सहारे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे, और इस तरह का दुष्प्रचार करती है। अब आप देखिए कि ऐसी सीटें जहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सका, ऐसी सीटें कांग्रेस को दे दी जाती हैं अलायंस में कि साहब आप इस पर ले लीजिए। कांग्रेस भलमनसाहत में इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है कि घर परिवार। इस सवाल पर आया जाए सर, इस सवाल पर आया जाए जो अभी अभी हमने आपसे किया, उस बात को हमने ब्रीफ किया, कर दिया दर्शक को, जो बिहार वाला प्रश्न था। महाराष्ट्र के इस प्रश्न पर आया जाए, इंडियन एक्सप्रेस की खेती पर आप कह रहे थे अमित शाह के मैदान से बाहर जो वो चले गए, जो सभाएं रद्द हुई वो विदर्भ के इलाके की थी। यहाँ पर हम थोड़ा आपसे प्रश्न चाह रहे थे, जवाब चाह रहे थे। देखिए ऐसा है कि जो सभाएं रद्द हुई और महाराष्ट्र में कुछ मुद्दे काम कर रहे हैं। एक मुद्दा तो वही जो आपने भी बताया, कपास की खेती, सोयाबीन की खेती, यानी सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में आत्महत्याएं करते हैं। और महाराष्ट्र का किसान केवल किसान है और किसानों के बड़े मूवमेंट, बड़े कोऑपरेटिव मूवमेंट वहां पर हमेशा से चलते रहे हैं। दूसरी बात, जहां से अमित शाह भागे हैं विदर्भ से, विदर्भ में उनकी हालत बहुत खराब है। विदर्भ में जो खेती करने वाले किसान हैं, जो उससे रिलेटेड व्यापार करने वाले किसान हैं, वो सब दुखी हैं। तो उस स्थिति में महाराष्ट्र में उनके लिए कोई जगह बचती नहीं है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को टाटा बाय बाय बोल चुका है, और वो टाटा बाय बाय बोला है उसने, वैसे ही इन दोनों ने पीठ दिखा दी है। ये दोनों पीठ दिखाकर चले गए हैं। अब ऐसे समय में आपने देखा है कि कभी मोदी जी जो हैं वो जाते हों, हरियाणा में भी इनके पोस्टर तक से तस्वीरें गायब कर दी गई थी। ये बात बिल्कुल सही है कि हरियाणा में इन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन थर्ड एम्पायर की कृपा हो गई। हिज मास्टर वॉइस है, उसने कुछ करामात की। अब एक ही चीज बचती है इनके पास में, एक ही हथियार बचा है। जनता तो इनके खिलाफ है, पूरी तरीके से खिलाफ है, और सिर्फ उतने ही लोग हैं जो 1947 से पहले भी उनके साथ थे उस मानसिकता के, और 1947 के बाद भी 15-20-30% जो उनके साथ थे। कुछ बढ़ोतरी होती रहती है कुछ, लेकिन वो 15-20% स्थायी तौर पर हैं। ये वोकल बहुत है, ये बोलते बहुत है। आप देखिए कि जो दूसरा व्यक्ति है वो चुपचाप रहता है, लेकिन इनके लोग बोलते बहुत है।
अब इन्हें मालूम है कि मामला गड़बड़ हो चुका है, इसलिए एक विदेश चला गया। मोदी जी कभी जाते हैं चुनाव छोड़कर विदेश? वो तो 365 दिन चुनावी ताल ठोकने वाले लोगों में से हैं। पंचायत के चुनावों से भी नहीं भागते हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड में पीठ दिखाकर चले गए, कल अमित शाह भी पीठ दिखाकर चले गए। तो ये मैदान छोड़कर जो भागे हैं, आपने जो कहा है, जो आज चर्चा का केंद्र बिंदु है कि ये क्यों भागे हैं मैदान छोड़कर, दोनों गुजराती क्यों भागे हैं, तीसरा तो अदृश्य रहता ही है, क्योंकि इनको अब उम्मीद वहां से खत्म हो चुकी है। और जो उम्मीद है, जैसा हमारे कुछ दर्शकों ने लिखा कि वो सारी चीजें सेट करके भागे हैं, तो इनका एक देखिए बेशर्म लोग कैसे हैं, इनके जो समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, वो भी कहते हैं अरे सब सेट हो चुका है भैया, वो मोदी रहे या ना रहे, अमित शाह रहे या ना रहे, काम अपना पूरा कर दिया है उन्होंने। यानी बेईमानी को भी महिमा मंडित करके बताते हैं। ऐसी मतलब ये तो बिल्कुल चरित्रहीनता और अनैतिक बात है। अगर कोई समर्थक इस तरह के तर्क को बड़ा 56 इंच की छाती फुलाकर कहता है कि हाँ हमने बेईमानी कर ली है, तो ये दर्शाता है कि ईमानदारी से, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, नैतिकता के साथ जनता में ये लोग अपना विश्वास खो चुके हैं और पूरी तरीके से खो चुके हैं। जी प्रेम जी। जी, आज जो जोशी जी राहुल गांधी प्रेस मीटिंग करने वाले हैं, इस पर सबका ध्यान है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, और निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव अभियान का वो समअप भी करेंगे। और जैसे आज हम लोग चर्चा का समअप कर रहे हैं एक तरह से चुनावी अभियान का, उसी तरीके से राहुल गांधी भी करने वाले हैं। और मोटे तौर पर हम एक बात कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, वो ये कि झारखंड और महाराष्ट्र का मुद्दा एक हो गया है, दोनों के मुद्दे एक हो गए हैं। और वो मुद्दा है कि सरकार को हम लुटने नहीं देंगे। लुटने का मतलब किसी अडानी के हाथों लुटने से हम बचाएंगे। अगर सरकार लुटने से बचाना है तो हर हाल में एनडीए के हाथों में सत्ता न जाए, इसको सुनिश्चित करना होगा। ये मुद्दा चाहे महाविकास आघाड़ी ने, चाहे इंडिया गठबंधन ने झारखंड में और महाराष्ट्र में तय किया है। तो उस एक तरफ जल जंगल जमीन बचाने का सवाल है, दूसरी तरफ खोखा सरकार ना आए, जनता के आदेश से का अपमान करके सरकार ना आए, ये मुद्दा है। और यही वजह है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी तीनों इस चुनाव का मुद्दा बन गए और तीनों खलनायक बन गए जनता के बीच में। अब जनता इनका चेहरा देखना नहीं चाह रही है, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, क्योंकि इनको पता है कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री हटाना चाहते हैं। इनको पता है कि ये गोपनीय तरीके से मीटिंग करके किसी भी तरीके से सरकार हासिल करना चाहते हैं और 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन जो है अडानी को देना चाहते हैं और ऐसे ही फैसले करना चाहते हैं। ये बातें जनता के ज़हन में है और यही कारण है कि ये चुनाव पूरी तरह से बदल गया है। बाकी सारे मुद्दे गौण हैं और सरकार को लुटने नहीं देने का मुद्दा ही महत्वपूर्ण है। जी हरिशंकर जोशी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वयं कांग्रेस ही युक्त हो गई। ये आप देखिए कि इनके पास में अपना कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों छद्म चेहरे अपनी ब्रांडिंग, अपना जो लूट खसोट है, जो चुनावी फंड है, इनको लेकर ये दोनों चेहरे सबका बेवकूफ बनाने में तुले हुए हैं, खरीद फरोख्त में तुले हुए हैं। और इन्होंने चाचा जी को ओ चंपई बना दिया। ये प्रेम जी, इसका मतलब है कि इनकी असली चेहरा वही है जो बीच बीच में सामने आता है। एक छद्म चेहरा है जिसको लेकर ये सामने आते हैं, एक असली चेहरा है जो सामने आता है। वो सामने आने वाला चेहरा कौन सा है? चंपई आगे आओ। सर, जो चंपई चाचा जी थे, कल्पना सोरेन जिनके चरण छूती थी, वो आप
देखिए उनका ये हश्र आप करेंगे तो जनता चंपई को भी क्यों वोट देगी? चंपई खुद आउट, चंपई का बेटा आउट। इनका कोई आदिवासी नेता आज ये कहने की स्थिति में नहीं है, आदिवासी नेताओं की कमी नहीं है झारखंड में, इनका कोई भी नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो 100% जीत जाएगा। उनको अपनी जीत की उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो आदिवासी चेहरे हैं और जो जीत कर भी आएंगे वो अपनी वजह से जीत कर आएंगे, अपने कामों से इक्का दुक्का लोग जीत आए या अपना मार्जिनल उनकी कोई विक्ट्री हो जाए। जबकि इस बार झारखंड में जो मुझे लगता है जो माहौल है, जो फीडबैक है, जिन लोगों से हमारी बात होती है, हम ग्राउंड का अंदाजा लेते हैं, बहुत सारे लोगों से, समाज के विभिन्न तबकों से हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, उनकी राय जानते हैं, अपनी राय नहीं देते हैं उन्हें, उनकी राय जानते हैं और फिर हम यहाँ बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में हवा एक तरफा है और इस बार हार जीत का अंतर भी छोटा नहीं होगा, वो बड़ा अंतर होगा। इसलिए ईवीएम कितना कर पाएगी मुझे उम्मीद नहीं है कि देखिए हर चीज की एक सीमा होती है, 5% 10% हो सकता है इस चुनाव में वो मतलब 5% से 10% कर ले, 12% कर ले, 15% कर ले, लेकिन यह मामला तो बहुत आगे का है। ऐसी भाई जो कम मार्जिन वाली सीटें होती हैं, जहां जीत हार का मार्जिन कम होता है, वहां की मैक्सिमम आप एक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत जाती है? तब से, जब से वो शासन में आई है, जब से वो मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से ये ट्रेंड है। उसके पहले का भी ट्रेंड देख लीजिए। उसके पहले चुनाव आयुक्त कौन होता था? मुख्य चुनाव आयुक्त होता था टी.एन. शेषन। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आप बता दीजिए जो राजीव रॉय से जिसकी तुलना हो सके। अब रॉय नहीं सर, कुमार मास्टर वॉइस है। महाराष्ट्र की बात अगर हम करें तो सर महाराष्ट्र में भी वही स्थिति है। महाराष्ट्र में इनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ये लोग अलग अलग दिशा में लड़ रहे हैं। अजीत पवार और शरद पवार ने जिस तरह से एक्सपोज कर दिया है अडानी का चेहरा जो नेपथ्य में छिपा हुआ था, उसको, उसका घूंघट उठा दिया है, उसको पर्दे के बाहर ले आए हैं ये लोग। वो आप देखिए कि किस तरह से काम कर रहा है और अडानी को सामने लाकर इन दोनों ने जिस तरह से मोदी साहब की टोपी उछाल दी है बीच शहर में, ये बीच मैदान में। एक प्रश्न पूछ रहे हैं शेखर जी के जेएमएम सीपीआईएमएल एक साथ हैं या अलग अलग इलेक्शन में हैं? इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें नई सूचनाओं के साथ। वो ये है कि 3 सीटें सीपीआईएमएल को दी गई थी और चौथी सीट पर जेएमएम और सीपीआईएमएल दोनों मैदान में थे और वो सीट थी जहां बाबूलाल मरांडी लड़ रहे हैं, धनवार की सीट। लेकिन एक दिन पहले का जो घटनाक्रम है उसमें ये हुआ कि बीजेपी ने अपने बागी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में बैठा दिया जो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ खड़े थे। रंजन रॉय या निरंजन रॉय नाम है, उनको बिठा दिया। उसके बाद जेएमएम ने तुरंत फैसला लेते हुए माले के समर्थन में अपनी पार्टी को बैठ जाने के लिए कहा और कहा कि हमारा उम्मीदवार भी माले के समर्थन में बैठ रहा है। तो इस तरीके से आखिरी घड़ी में अब ये स्थिति बनी है कि माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है गठबंधन के भीतर और जेएमएम ने भी अपनी 1 सीटें कम कर दी है और अब बाबूलाल मरांडी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो ये चुनाव जीत सके। जेएमएम और माले का एक हो जाना बाबूलाल मरांडी के हार की गारंटी बन गई है। जी जोशी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए ऐसा है कि वैचारिक तौर पर उनका कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ संगम नहीं हो सकता और वैचारिक तौर पर बहुत करीब हैं ये दोनों पार्टियां। ऐसी स्थिति में इन दोनों के लड़ाई में अगर बीजेपी को फायदा होगा तो ये बहुत दोनों समझदार हैं, अलग अलग हो जाए, मतलब एक अपने को नीचे कर लेगी, एक लड़ लेगा, तो वहां लड़ाई जो है वो दूसरी ताकतों की है, ताकतों के साथ है। वहां लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो
वहां की जमीन को हथियाना चाहते हैं, जंगल को हथियाना चाहते हैं, खनिज तत्वों को हथियाना चाहते हैं। और जेएमएम हो या वहां की सीपीआईएमएल हो और कांग्रेस, ये इनको बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और ये इसके खिलाफत में है। तो ऐसी स्थिति में ये जो झारखंड आंदोलन से उपजा है वो बहुत समझदार लोगों का झारखंड है। वहां के आदिवासी बहुत समझदार हैं। वो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों में क्या हो रहा है, लाखों पेड़ों का कत्ल कर दिया गया है और वहां पेड़ जो है खून के आंसू रो रहे हैं। पूरा पर्यावरण खतरे में पड़ गया है, जंगली जानवर खतरे में पड़ गए हैं, जो वन्य जीव है, जो संपदा है, वो सब खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि अडानी का काला कोयले का व्यापार, कोयले का काला व्यापार, काले रंग का कोयला होता है, वो वहां पर फलता फूलता रहे, वहां पर कम लागत में कोयला मिले और कम लागत की वजह से ज्यादा मुनाफा मिले, इसलिए हसदेव के जंगलों को काट दिया गया है। यही स्थिति होने वाली है अगर भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन झारखंड में आ गया। ये झारखंड का एक एक व्यक्ति जो मूलवासी है वो समझने लगा है और इसलिए वहां पर विभाजनकारी मुद्दे चले नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की, लास्ट तक कोशिश की कि किस तरीके से मतलब डराया जाए कि आदिवासियों की बेटियां ले जाई जा रही हैं। अब मैं इस मंच से कहना नहीं चाहता हूं प्रेम जी कि उसमें शामिल कौन है। दिल्ली में आप बहुत छोटा, आप दिल्ली में देख लीजिए जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को जो वहां घरों में घरेलू नौकरों की मेड की सप्लाई करती हैं, वो कौन है, वो एजेंसियां कौन है, वो एजेंसियों के संचालक कौन है, आपको समझ में आ जाएगा। वो एजेंसियों के संचालक वो कौन लोग ले जा रहे हैं, उनमें कोई मुस्लिम नहीं है, वो सब इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। तो कौन ले जा रहा है, ये पूरा झारखंड इस बात को जानता है, समझ गया है। झारखंड बहकावे में नहीं आ रहा है। उनके लिए अब जो सांप्रदायिक इन्होंने एक बवंडर खड़ा करने की कोशिश की थी, उनके लिए मायने नहीं रखता है। इसलिए अब ये परेशान है कि मुद्दा क्या चलेगा। मुद्दा इनके पास कोई है नहीं, अपना कोई इनके पास में पूरे देश में दिखाने के लिए नहीं है कि हमने ये उपलब्धि की, जनता को यहाँ रिलीफ दिया, यहाँ महंगाई कम हुई, यहाँ बेरोजगारी कम हुई, इतने रोजगार दिए, देश इतना आगे बढ़ा। आपके यहाँ से लेकर और कनाडा तक तो थू करवा दिया आपने देश की। आप आपकी हर नीति जो है उस पर प्रश्न लगते रहते हैं, नीति पर सवाल उठते हैं। आपकी विदेश नीति का पता नहीं है। देश में आप देश के एक हिस्से को आपने विदेश बना दिया और फिर उसी विदेश का, यानी मतलब जिसको आपने विदेश बना दिया मणिपुर का, उसका बहाना लेकर आप महाराष्ट्र का चुनाव छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गए। इसका मतलब महाराष्ट्र और झारखंड में आपका बैंड बज चुका है। जी सर, कुछ बातों को कहते हुए कि देखिए, चुनाव में अभी हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया मैदान से, अलग अलग कारण बता करके। लेकिन एक बात और उल्लेखनीय है, वो है कि योगी आदित्यनाथ का भी एक्सपेरिमेंट जो है सफल नहीं रहा और उनको भी वापस बुला लिया गया। जो उपचुनाव कैंसिल, रीशेड्यूल हुए और ताकि योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल किया जाए, योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल दूसरे चरण के चुनाव में तो हुआ ही नहीं झारखंड में, और इधर महाराष्ट्र में भी उन्होंने नहीं किया। इसका कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल करके इन्होंने देख लिया, फायदा उल्टा इंडिया गठबंधन को होने लगा। आपका अपना वोट बैंक, अपना वोट बैंक जरूर मजबूत हुआ आपका, लेकिन वोट बढ़ा नहीं, आप केवल अपने लोगों को मजबूत कर पाए। दूसरा उल्टा रिवर्स पोलराइजेशन हो गया और इंडिया गठबंधन के साथ में आदिवासी एकजुट हुए, अल्पसंख्यक एकजुट हुए और योगी आदित्यनाथ का जो प्रयोग था वो भी फेल हो गया। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उस तरह के बयान दे रहे हैं। इस पूरे चुनाव में एक बात जो हम समअप करते हुए कहना चाहते हैं वो ये कि बटोगे तो कटोगे का नारा उल्टा पड़ा है। एक है तो सेफ है के नारे की प्रियंका गांधी ने धज्जियां उड़ा दी और ये कहा कि सेफ का मतलब दो होता है, एक सुरक्षित रहना और दूसरा आलमीरा।
तिजोरी, तो ये एक है तभी इनकी तिजोरी है। ये बात उन्होंने कही। ये इस बात को इतने बढ़िया से उन्होंने समझाया। वो नारा भी नहीं चला और बांटने का जो नारा था वो फेल हुआ। इसके अलावा इंडिया गठबंधन स्थानीय मुद्दों को उठाने में कामयाब रही। यही कारण है कि इस चुनाव में जो बीच के कुछ दिनों पहले तक जो सर्वेयर्स कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव वाली स्थिति बदल गई है, संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, आरक्षण का मुद्दा नहीं चलेगा, आदिवासियों की गोलबंदी नहीं चलेगी, एससी के वोटर्स लामबंद नहीं दिखेंगे, वो सारे सर्वेयर या फिर चिंतक आलोचक अपनी धारणा बदलने को कामयाब हुए हैं, धारणा बदलने को मजबूर हुए हैं कि वो अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, ये मुद्दे तो फिर से जिंदा हो गए हैं और ये मुद्दे चुनाव नतीजों पर असर डालेंगे। अब मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। भाई, चंपई सोरेन झारखंड में चुनाव नहीं जीतेंगे, लिख करके नोट कर लीजिए। बाबूलाल मरांडी चुनाव नहीं जीतेंगे, नोट करके रख लीजिए। यानी बीजेपी में आदिवासी का कोई बड़ा चेहरा चुनाव जीतने नहीं जा रहा है, चाहे वो एसटी के लिए रिजर्व की सीट हो, चाहे नॉन एसटी की रिजर्व की सीटें हो। अब इसके बाद भी अगर आंकड़े और मैजिक फिगर और सरकार बदलने वाले आंकड़े अगर गड़बड़ाते हैं तो उस बारे में अब हम आकलन नहीं कर सकते। लेकिन सारे सिम्टम्स ये हैं कि एनडीए को जनता खदेड़ रही है। यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। हरिशंकर जोशी जी का जो न्यूज चैनल है संदेश @संदेश-न्यूज, और मैं जिस प्रणाम इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हूं @प्रणाम इंडिया, और संदेश के भी प्लेटफॉर्म पर हूं, कॉमन हूं, इन दोनों ही हैंडल्स को, यूट्यूब चैनल्स को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। और हाँ, वो हरि जी बार बार बोलते हैं सुपर चैट्स और इन चीजों से भी, सुपर चैट और ये आप सुपर थैंक्स, इसके मसारे भी आप मदद कर सकते हैं। ये मदद 1 रुपए की भी हो सकती है। आपका मतलब एक छोटी से छोटी न्यूनतम जो राशि है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हम चैनल को विस्तार दे सकेंगे और कुशलता से उसका संचालन कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसी वजह होती हैं जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता। तो इसी के साथ प्रेम जी, आप प्रेम जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपका अग्रिम आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभी चैट बॉक्स में जुड़े हुए साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं जी।